जय हिंद दोस्तों, मेरी कहानी मेरी जुबानी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वीरेंद्र नौडियाल सर और हम जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल से लेके कॉलेज, करियर, और वो अब क्या कर रहे हैं और वो किस तरीके से हमारी सोसाइटी में एक अच्छा योगदान दे रहे हैं। सर, स्वागत है आपका मेरी कहानी मेरी जुबानी में। हम आज जानना चाहेंगे कि आपकी कहानी क्या है। थैंक यू पंकज जी। मैं बहुत लो मिडिल क्लास से आता हूँ और बचपन मेरा रानीखेत के पास एक जगह है, ताड़ीखेत, उससे आगे जाएंगे तो सोनी एक छोटा सा विलेज टाइप का है, वहाँ से शुरू होती है। तो जब मैंने थोड़ा होश संभाला तो एक प्राइमरी स्कूल था सोनी में, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर था। तो बड़े भाई के साथ मैं दौड़ दौड़ कर जाता था और वो लगभग 1 घंटे की दौड़ सुबह की, वो एक्सरसाइज भी करवाती थी। हालांकि मैं कमज़ोर था लेकिन फिर भी हम उस स्कूल जाते थे और उसकी अभी तक मेमोरी मेरे माइंड में है। उसके बाद मेरे पिताजी सेरिकल्चर में थे, रेशम उद्योग में थे, एक फार्म इंचार्ज, शहतूत का जो फार्म होता है। तो फिर हमारा ट्रांसफ़र डीडी हाट एक जगह है पिथौरागढ़ में, वहाँ पर हुआ। और लकीली में एक मॉडल स्कूल होता है जिसमें बीटीसी ट्रेनिंग भी होती है, उसमें मुझे एडमिशन मिल गया। दोनों भाई वहाँ पढ़ने लगे, तो 8th तक मैंने वहाँ पर एजुकेशन प्राप्त की। तो वहाँ पर हम क्या है कि मैंने पहले भी आपको कहा है, बताया कि जो फैमिली की इनकम है, 4 भाई बहन थे और इनकम भी बहुत कम थी। तो मैं अपने माता पिता का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि माताजी चूल्हे के लकड़ियाँ जंगल से इकट्ठा करके लाती थी, गाय पाली हुई थी तो घर का दूध था, किराए में भी। फिर क्या होता था कि 2 फसलें होती थी मलबरी प्लांट की, कीड़ों का जो है वो कोकून निकालने का जो होता है। तो पिताजी क्या करते थे, फार्मर्स के साथ क्या करते थे कि एक कमरे में खुद ये कहते थे आप लोग भी थोड़ा थोड़ा कोकून करिए। तो हम लोग भी सहतूत की पत्तियाँ इकट्ठा करना, सफाई करना वो हमको सिखाते थे। तो ये होता था कि हर 6 महीने में 2 बार इनकम हो जाती थी, तो इस तरह से हम करते थे। तो मैं सबसे छोटा था 4 भाई बहनों में। फिर उसके बाद पिताजी का ट्रांसफ़र वहाँ से भी हुआ। फिर हम आए एक छोटे से और गांव में, और वो पड़ता है गंगोली हाट के पास, ठीक सामने एक काली नदी बहती है, उसके ठीक सामने बांस करके एक जगह है। तो इंटरमीडिएट कॉलेज बांस में मेरा एडमिशन हुआ। जजुराली एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर से और जो चढ़ाई है 2 किलोमीटर की, उसको एक 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए पास करना बहुत मुश्किल था, उसको चढ़ पाना। तो 3-4 पड़ाव होते थे और उससे होकर हम गुजरते थे। फिर दूसरा, वहाँ पर पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल नहीं था, लेकिन मेरे मन में एक करेज था, पढ़ाई के प्रति एक पैशन था। मैंने अच्छे मार्क्स से 8th की जो बोर्ड परीक्षा होती थी तब, वो भी उत्तीर्ण की। तो जिस स्कूल में था वो एक एडेड स्कूल था, 10वीं तक साइंस थी, फिर 11वीं 12वीं में आर्ट्स था। तो किसी तरह से वहाँ पर 2 साल गुजारे। हेल्थ भी पुअर थी, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर एजुकेशन प्राप्त की। साथ के लड़कों को भी मैंने ये किया कि मुझे लगा कि अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसा है, तो मैंने क्या किया, अपने छोटा सा एक ग्रुप बनाया लड़कों का, और आपस में हम क्या करते थे, इंग्लिश की वोकेबलरी है या दूसरे को एक दूसरे को सिखाना है, पीयर ग्रुप वाला जो है काम किया। और उस वजह से मेरे और मेरे साथियों के नंबर भी बहुत अच्छे आए। लेकिन फिर एक हर्डल और आया। 10th पास करने के बाद मुझे विज्ञान की तरफ जाना था, लेकिन वहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ थी, आर्ट्स था, उसके अलावा विज्ञान नहीं था। तो पिताजी को चिंता होने लगी कि इसकी एजुकेशन कैसे करेंगे। तो ननिहाल था श्रीनगर गढ़वाल में, तो वहाँ पर पहले ही 2 बहनें और भाई पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा ये प्रेशर भी ज़्यादा होगा, फिर इसको भी वहाँ रखेंगे। लेकिन किसी तरह से कोशिश की, लेकिन जो मंजूर होता है प्रकृति को वही फिर आगे होता है। तो मैंने उनसे कहा कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे पिथौरागढ़ में एडमिशन कराइए
और मैं कुछ ना कुछ करके अपना खर्च निकालूंगा, आपसे कम से कम हम्म। बर्डन डालूंगा। हम्म। तो गढ़वाल के कुछ परिवार वहाँ रहते थे, मैंने उनसे कहा मैं पढ़ने में अच्छा रहा हूँ, हम्म। छोटे अगर बच्चे हैं 6, 7, 8 के, तो उनको मैं थोड़ा सा एजुकेशन इम्पार्ट करके, तो मेरा अपना ये मानना था कि मैं अगर छोटे बच्चों को कुछ सिखाऊंगा हम्म। तो मेरी जड़ें भी मजबूत होंगी और आगे के लिए भी मुझे सहूलियत होगी। और मेरा ये विचार बिल्कुल सफल रहा। मैंने इंटरमीडिएट में भी अच्छे श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में पास किया। और उस समय 84-86 के टाइम पर प्रथम श्रेणी लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। पूरे शहर में 2-4 ही लोग होते थे, 2-4 ही बच्चे होते थे। और जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उनके भी नंबर अच्छे आने लगे, तो मैं वहाँ थोड़ा सा, बच्चे मुझ पर फेथ करने लगे थे कि बड़े भाई की तरह ये सिखाते हैं। फिर मैंने वही कंटिन्यू किया। जब मैं ग्रेजुएशन में आया श्रीनगर गढ़वाल में, बीएससी में, एमएससी में, फिर मैंने बीएड भी किया। और मैंने डिफरेंट, जैसे सीबीएसई है, आईसीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड होता था तब, सभी तरह के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया धीरे धीरे। और मैंने अपनी जो इनकम है वो भी बढ़ानी शुरू कर दी धीरे धीरे। और इस तरह से मैंने एंजॉय भी किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं जब ग्रेजुएशन तक आते आते और पीजी करते करते, बीएड करते करते, मैं एक परिपक्व शिक्षक हो गया था। अच्छा। इस कारण से तो मुझे लगा ये सबसे अच्छा प्रोफेशन है। सर मैं बीच में आपको थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूँगा जी। आपने बताया कि 2 किलोमीटर आप चलते थे, फिर आप जिस स्कूल में आप पढ़ते थे वहाँ पर साइंस नहीं थी, वहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ था, वहाँ पर आर्ट्स था, कॉमर्स था। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी ये सोच कैसे डेवलप हुई कि मुझको साइंस ही लेनी है? क्योंकि सर आज का जो बच्चा है वो कंफ्यूज्ड है, वो कहता है कि जो मिल जाए वो हम ले लेंगे और आसपास के स्कूलों में जो मिल जाए वो ले लेंगे। जैसे आपने बताया कि आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, तो आपने उसका सल्यूशन निकाला कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ा लूँगा। ये इतना करेज आपके अंदर आया कैसे? आजकल का जो युवा है वो बहुत जल्दी हार मान जा रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक 10वीं क्लास के बच्चे में वो करेज कैसे डेवलप हुआ कि आपने जो अपना फाइनेंस है वो खुद से मैनेज करने की सोची और आपने 11th-12th अपना आगे किया। तो वो करेज कहाँ से आया सर आपके पास? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक्चुअली क्या है कि हम जो परिवार का माहौल होता है, हालांकि अगर माता पिता पढ़े लिखे नहीं भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन जो परिवार का माहौल होता है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके माइंडसेट को बनाने में। और मेरे पिताजी हालांकि बहुत अधिक ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उनके विचार बहुत अच्छे थे। वो क्या करते थे कि हमारे टीचर्स से रेगुलर उनका डायलॉग रहता था। तो हम अपने टीचर्स को अपने घर आते जाते उनका सम्मान करते हुए देखते थे, तो हमें भी लगता था कि ये एक अच्छा प्रोफेशन है और इसकी तरफ पढ़ना चाहिए। तो जब वो बातें करते थे तो इनडायरेक्टली हमारे मन में था ये आया कि अच्छा ये विषय अच्छा होता है, ये अच्छा होता है। तो जब बड़े लोग बात करते हैं और पेरेंट्स ज़्यादातर टीचर्स के साथ मिलकर के बात करते हैं, तो छोटे बच्चे के दिमाग में अनकॉन्शियस माइंड में अपने आप ऑटोमेटिकली चला जाता है। मुझे भी वैसा ध्यान नहीं है कि मुझे ऐसा डिटर्मिनेशन क्यों आया, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो पारिवारिक माहौल था उसके कारण मेरे मन में ये घर कर गया था कि विज्ञान पढ़ना है, विज्ञान पढ़ करके और अच्छी तरह से जानना है। और विज्ञान में तार्किक शक्ति होती है, रीजनिंग होती है, और रीजनिंग जब लाइफ में आदमी करता है तो उसकी जो आगे की ज़िंदगी है वो थोड़ा स्मूथ हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। तो विज्ञान में तर्क करने की शक्ति होती है। सर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अगर मुझे विज्ञान नहीं मिला तो मेरा क्या होगा आगे, या एक जो नेगेटिव थिंकिंग है जो अपने आप से आ जाती है, क्या ये आपको कभी नहीं आया कि अगर मुझे अच्छा स्कूल नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, या मुझे अगर विज्ञान नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, या मैं क्या करूँगा? तो इस तरीके से आपको कभी डर लगा? नहीं, ऐसा डर का अनुभव तो कभी मुझे हुआ नहीं है। और कारण ये रहा है कि मैंने जो फ्रेंड्स थे, क्या हुआ कि मैं बचपन से ही जो बच्चे मेरे साथ के स्टूडेंट्स होते थे, क्लासमेट्स होते थे,
उन क्लासमेट के साथ मैं ये करता था कि उनको कुछ ना कुछ सिखाता हुआ चलता था। हम क्या करते थे कि जब मैंने कहा कि चढ़ाई होती थी 2-3 किलोमीटर की, तो हम बैठ कर के कहीं ना कहीं थोड़ा विश्राम करते थे। तो उस बीच में क्या होता था कि हमें खेलने का भी टाइम चाहिए होता था, सब कुछ होता था। तो हम क्या करते थे, हर पड़ाव में कोई ना कोई होमवर्क कर लेते थे एक विषय का, फिर दूसरे पड़ाव में दूसरा होमवर्क कर लेते थे। तो घर आते जाते जो हमारा जो 5-6 पड़ाव होते थे उनमें हमारा होमवर्क सब कंप्लीट हो जाया करता था। तो बच्चे हम आपस में एक दूसरे को ऐसे करते हैं, तो हमारा होमवर्क घर आते तक कंप्लीट हो जाता था। तो हमें होमवर्क की कोई चिंता नहीं होती थी। हम घर आकर के खाते थे, आराम से फिर खेलने जाते थे। फिर जो हमने होमवर्क किया है उसको एक बार खाली देख लेते थे कि ठीक हुआ नहीं हुआ, कोई करेक्शन करना है, इतना ही काम रहता था। तो ये मेन काम है टाइम मैनेजमेंट का। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो ऑटोमेटिकली आप में तब आएगा जब आप कार्य करते रहेंगे। सोचने से कार्य नहीं होता है। सर, 2 लर्निंग मुझे अभी आपकी स्टोरी से मुझे मिली। एक तो पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा योगदान है जी। कि अगर पेरेंट्स अच्छा एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर अपने बच्चे को देते हैं तो बच्चा मजबूत और ताकतवर बनता है। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी, संगत। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, आप एक अच्छी संगत में हैं, तो वहाँ पर भी आप बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी। अब सर 11-12 तो आपका हो गया, फिर ग्रेजुएशन में तो पेरेंट्स आपके साथ रहे नहीं होंगे? हाँ, ग्रेजुएशन में मदर साथ में थी, तब हम श्रीनगर शिफ्ट हो गए थे। हाँ जी। और फादर का ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया था। सर, ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट्स लिए आपने? मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लिए। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरमीडिएट में भी यही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी सब्जेक्ट्स थे। ठीक है। और ये अच्छे सब्जेक्ट्स थे, मेरे को इनको प्यार हो गया था। और मेरा मानना है कि अगर आप किसी विषय को प्यार करते हैं तो आप उसको सीखते चले जाते हैं किसी न किसी रूप में। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उसको मार्क्स के टर्म्स में देखें, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मार्क्स से उसको कहीं इवेल्युएट मत करिए कि मार्क्स मेरे अच्छे आए या नहीं आए। वो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक भी है। जो एजुकेशन है वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव हमने बना दी है कि ये फर्स्ट डिवीजन का रैंक है, ये सेकंड डिवीजन का है, ये पास मार्क्स है। ऐसा कुछ नहीं है। आप लर्न करते रहिए तो आपको सफलता जरूर मिलती है। तो उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन में ये सोचा कि कुछ और भी चीज़ें सीखनी चाहिए तो मैं और सशक्त हो जाऊंगा। तो मेरी रुचि थी फिर थोड़ा कि चलिए स्टेज में भी जाएं। तो मैंने एक सेलनेट संस्था होती थी जो थिएटर करती थी ग्रुप में, और साल भर में 2 थिएटर करती थी। तो उनके साथ भी जुड़ा, थिएटर भी थोड़ा सीखा। और दूसरे कार्य जो सामाजिक कार्य हैं, जय भारत सेवा समिति के तत्वावधान में, उनके सानिध्य में मैंने और भी कार्य किए, सामाजिक कार्य भी किए। तो सामाजिक कार्य करने से, लगातार व्यस्त रहने से आपको दिशाएं मिलती रहती हैं। लेकिन ग्रेजुएशन आते आते मुझे ये अच्छा लगने लगा कि मुझे 2 काम करने हैं। या तो मुझे वन विभाग में जाना है और या एजुकेशन में जाना है। वन विभाग में जाने का मेरा ये था कि जो वन हैं वो पर्यावरण को बहुत अच्छा करते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, प्रकृति के लिए बहुत अच्छे हैं, पृथ्वी के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए अच्छे हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छे हैं। तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो लकीली वो मेरे को फर्स्ट चॉइस थी तो वो नहीं मिल पाई, लेकिन ये भी फर्स्ट चॉइस के बराबर है एजुकेशन भी। और इसे भी मैं चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, अब जीवन वाले वृक्ष को लगाने का कार्य कर रहे हैं। और अभी प्रचलित है कि हम सैनिकों को बहुत सम्मान देते हैं, वो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन एजुकेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये आपको इंटरनल डिफेंस दे रहा है, ये एक मजबूती देता है। अगर आप एजुकेटेड हैं, अच्छे से एजुकेटेड हैं, तो कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये एजुकेशन एक ऐसा वेपन है, ऐसा हथियार है आपके पास कि इसको न राजा हर सकता है, ना इसको कोई चुरा सकता है, ना ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। मान लेते हैं मैं कोई एक व्यवसाय करता हूँ और अचानक मेरे पास बहुत
पैसा आ जाता है, वैभव आ जाता है, और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि मैं सड़क पे आ जाता हूँ, तो लोग उठ नहीं पाते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ आत्महत्याएं बढ़ रही हैं इस कारण से। लेकिन अगर आप अच्छे एजुकेटेड हैं, फिर से आप शुरुआत करके फिर से एक मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया सर। सर, आपने एक बात कही कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से प्यार हो गया था जी। लेकिन सर आजकल जो देखा जा रहा है, कॉलेज में जब बच्चा पहुंचता है तो काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन उसके पास होता है। वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में चले जाते हैं और मोबाइल फोन्स का डिस्ट्रैक्शन है। आप कह रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट से प्यार हो गया। क्या आपके समय में क्या ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, और ये डिस्ट्रैक्शन अगर थे तो आपने इसको ओवरकम कैसे किया? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और मैं ये बात कर रहा हूँ 30-35 साल पुरानी, जब हम कॉलेज लाइफ में एजुकेशन ले रहे थे। तब टीवी का भी इतना प्रचलन नहीं था, कंप्यूटर का भी नहीं था, मोबाइल का भी नहीं था। तो जाहिर है हमारे पास किताबें थी, कुछ फ्रेंड्स थे, बड़े लोग थे। लेकिन ऐसा नहीं है, तब भी नार्कोटिक्स तो था, तब भी नशा तब भी था, हालांकि इतना नहीं था। तो उससे बचने के भी आपको उपाय करने चाहिए। दूसरा मेन बात है कि संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, ये टेक्नोलॉजी आएंगी और जाएंगी, नई टेक्नोलॉजी भी आएंगी, लेकिन हमें उसे कैसे प्रयोग करना है ये आना चाहिए। फ्रेंड्स भी आप बनाएं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैं इसका कोई विरोध नहीं करूँगा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आप एक दूसरे को सहारा दे करके और उठाएं, एक दूसरे को प्रगति के मार्ग पर ले जाएं। केवल आपका ये एम नहीं होना चाहिए कि मुझे मौज मस्ती करनी है, यहाँ खाना खाना है, वहाँ जाना है, घूमना है। ठीक है, वो एंटरटेनमेंट होना चाहिए, उसका भी एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए आपके जीवन में, लेकिन आपको अपनी प्रगति पे भी ध्यान देना चाहिए, अपने करियर पे भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं भी एजुकेशन में लगभग 30 साल हो गए मुझे, तो मैं देखता था आज से 20 साल पहले जो स्टूडेंट आता था उसका ध्यान फोकस ज़्यादा होता था, आज थोड़ा फोकस कम है। कारण यह है कि मोबाइल हाथ में आने से जो तमाम कंपनियां हैं, बहुत सारी तरह की कंपनियां हैं, वो एक तो मैसेज करती हैं, कॉल करती हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे छलावे देती हैं। अब वो कुछ टेंडर माइंड होता है बच्चा, वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। गेमिंग अब आजकल आ गया है, और देखा है क्रिकेट में भी आजकल जुआ खेलने लगे हैं, दूसरे जुआ खेलने लगे हैं। तो बच्चों, इस बारे में मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि आप ये डिसाइड करिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरा, अपने परिवार की चादर को भी देख के चलें कि आपकी इनकम कितनी है, आप कहाँ तक जा सकते हैं, कितना कर सकते हैं, उन क्षमताओं में आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। बीइंग अ टीचर, मैंने भी सोचा कि क्यों ना क्यों इस दिशा में काम कर लिया जाए। बच्चे किताब पढ़ना चाहते नहीं हैं, इतना पेशेंस है नहीं, शॉर्टकट वो चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि जब बच्चे कार्टून को लाइक करते हैं, यूट्यूब देखना लाइक करते हैं, क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें कि जो विज्ञान के, गणित के, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो कठिन सिद्धांत हैं, उनका क्यों ना कार्टून एनिमेशन बनाया जाए। तो मैंने जो थिएटर किया था इतने सालों में, रोल प्ले किए तरह तरह के, उससे मुझे लगा कि मुझे इस दिशा में जाना चाहिए, और मैं उस दिशा में भी काम कर रहा हूँ। अभी मैंने एक प्रोमो भी बनाया है, और उस प्रोमो को मैंने एनसीईआरटी को भी दिखाया। एनसीईआरटी में भी लास्ट ईयर दिया था, और डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म है उन पे भी मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे कार्टून देख करके ही बहुत बड़े बड़े सिद्धांतों को सीख सकें, विज्ञान के, गणित के। और वो मैं अभी बहुत जल्दी ही उसको मैं आपको, अब कभी मौका आएगा तो मैं वो चैनल के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि कार्टून के माध्यम से किस तरह से हम कठिन से कठिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी सीख सकते हैं। तो क्यों ना हमारा भी एक दायित्व बनता है कि जो नया जनरेशन है, अगर वो मोबाइल के प्रति इतना अट्रैक्ट हो गया है, तो हम उनको मोबाइल छुड़ाने के लिए बोलेंगे, आप वो छोड़ेंगे तो नहीं। क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा है कि हमने ऑनलाइन एजुकेशन को प्रीफर किया, और अब हम कहीं सीधे फिर ऑफलाइन में आ जाइए, ये ठीक नहीं होगा। तो अब हमें
उनसे छुड़वाना नहीं है, बल्कि उनके मोबाइल में ऐसी चीज़ ऐड कर देनी है कि वो देखने के लिए बाध्य हो जाएं। जो गलत चीज़ देख रहे हैं उनको हम सही चीज़ से रिप्लेस करें, ये हमारा दायित्व बन जाता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर आपने करियर में जानना चाहूँगा कि आपने ग्रेजुएशन बड़े अच्छे से किया, स्कूलिंग में आपने बहुत वगैरह, और आप में एक समझ भी थी, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर थे। मैं उन चुनौतियों को भी जानना चाहूँगा कि जो आपने, जब आप करियर में आए, अपने जब जॉब में आए, आपने बहुत सारी चीज़ें करी, तो वहाँ पर आपने क्या कठिनाइयाँ आपने करी, और आप युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जब वो अपने करियर की तरफ बढ़े तो क्या क्या चीज़ें वो करें, और शायद मैं ये जानना चाहूँगा कि जो गलतियाँ आपने करी वो गलतियाँ ना करें और वो एक पॉजिटिव माहौल के साथ आगे बढ़ पाएँ सर। हाँ, कुछ गलतियाँ भी होती हैं, ज़रूर होती हैं। मैं हिंदी मीडियम वाले स्कूल से आया हूँ, क्लास 6 से इंग्लिश स्टार्ट की है। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे कंपटीशन में जाना ही जाना है, तो मेरी अंग्रेजी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो 9th आते आते हम लोगों ने क्या किया कि वोकेबलरी का एक, जैसे होता है वो, हम क्रॉसवर्ड खेलते हैं, तो हम वर्बल क्रॉसवर्ड खेलते थे। और होता ये था कि एक दूसरे को नए नए वर्ड को कहना, नए नए वर्ड को सिखाना, और इस तरह से हमने एक ग्रुप बनाया था। तो उस ग्रुप को हम करते थे। तो जब भी मैं पिताजी के साथ अभी मार्केट जाता था, तो हालांकि मुझे उतना ज्ञान नहीं था, अब ये हास्यास्पद भी हो सकता है, लेकिन मैं कहता था कि जितनी भी सब्जियां वहाँ लगी हैं सबके नाम मुझे जो है इंग्लिश में आने चाहिए। और मैं सब्जी वाले को अगर शहर में जा रहा हूँ तो उससे इंग्लिश में पूछूंगा, मुझको ब्रिंजल चाहिए, मुझे लेडी फिंगर चाहिए, मुझे कॉलीफ्लावर चाहिए। तो मैं उसको याद करते रहता था कि इतनी सब्जियां होंगी, वैरायटी, तो मैं क्या बोलूँगा उससे। तो मुझे लगता था कि मेरा, हालांकि वो सब्जी वाला भी अंग्रेजी नहीं जानता होगा, लेकिन मुझे लगता था कि वो मुझसे ज़्यादा जानता है। तो अपने आप से आप कंपटीशन करें डेली, और अपने आप को, फिर दूसरा क्या है कि लैंग्वेज को ठीक करने के लिए शीशे के सामने अगर आप नहीं है तो मिरर के सामने आकर के और आप अपने आप से बोलिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, कहाँ सही हो रहा हूँ। तो अपना इवेल्युएशन जरूर करें। दूसरा, नोट्स जरूर बनाएं। मैंने, मेरे लाइफ में एक सबसे बड़ी कमी रही है, मैं बहुत सारी किताबों को पढ़ता रहा, लेकिन मैंने एक बहुत अच्छा नोट्स नहीं बनाया कभी। नोट बनाया, कुछ दिन बनाया, 10 दिन, फिर छोड़ दिया। वो एक आलस्य आ जाता था। फिर होता था कि नहीं, अच्छे नहीं बन रहे हैं, कटिंग हो रही है। बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल में रखें। नोट्स पर बहुत अच्छे होते हैं अपने नोट्स बनाए हुए। जब बहुत सारे सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं तो आपको नोट्स बनाने चाहिए, कुछ कैप्सूल्स बनाने चाहिए। कंपटीशन के लिए बार बार जरूरी है कि आप नोट्स जरूर बनाएं। बहुत अच्छा सर, मैं यही कहूँगा कि जो भी युवा स्टूडेंट कोई भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, मैं कहूँगा कि शुरू से नोट्स बनाएं, क्योंकि इस पॉडकास्ट में भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कि स्कूल में, कॉलेज में, करियर में हमें क्या करना है। जैसे सर ने बताया कि इंग्लिश का एक बड़ा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल, हमें अपनी कमियों को पहचानना है और पहचानने के बाद उन पे काम भी करना है। जैसे कि सर ने सेल्फ स्टडी से ही इंग्लिश को मास्टर किया, मैं चाहूँगा कि यही जो हमारा युवा है वो भी सीखे। मतलब सब कुछ सेल्फ हो सकता है अगर हमारे अंदर वो चाह हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि सर का जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, कभी ना हार मानने वाला जो एटीट्यूड है, वो काबिले तारीफ है। और मैं ये चाहूँगा कि सर आप मुझे बताएं कि ये जो आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला एटीट्यूड है, कभी आप भी डिप्रेस्ड हुए? जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूँ तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को मैं देख रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आप भी हताश हुए, आप भी निराश हुए, और उस समय आपने क्या किया? बिल्कुल ज़रूर है। जब आप किसी कार्य में आगे बढ़ते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा हताशा नहीं होती है, हताशा होती है। और वो हताशा क्या होता है कि आपको उसमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि कहीं मेरी रणनीति में कोई कमी तो नहीं है। फिर से नए चैनल को एग्जॉस्ट करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। तमाम प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखिए, अपने आप को इवेल्युएट करिए, मार्केट को रीड करिए। अब जैसे ठीक है, हमारे समय में हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम के कोई साधन नहीं थे, तो मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना, अपने से जूनियर क्लासेस के बच्चों को पढ़ाना और अपने
एजुकेशन को और अच्छा करना, उस पर बल दिया। हम्म, आज है देखिए, एआई है, हम्म, कोडिंग है, मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर है, क्लाउडिंग है, और बहुत सारे तरह के बिजनेस जो है, छोटे छोटे मॉडल्स हैं, उनकी आप स्टडी कर सकते हैं। हम्म, और उनकी स्टडी करके अपने सोर्स ऑफ इनकम भी आप बना सकते हैं। हम्म, और उस सोर्स ऑफ इनकम से फिर आप और अच्छा एजुकेट हो सकते हैं। हम्म, दूसरा, आप अपने लोकल में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारे गढ़वाल में, कुमाऊं में या उत्तराखंड में अभी है, अभी बहुत चीज़ों का, जैसे हम टूरिज्म को तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़ गया है, सरकार इस पे प्रयास कर रही है, लेकिन हमारे पास अभी भी ऐसे टूरिस्ट नहीं हैं, गाइड नहीं है बच्चे, कि जो दिल्ली, मुंबई या डिफरेंट सेंटर से उठा करके पूरा एक ट्रिप करा करके और एक अच्छा हैंडसम अमाउंट ले आए। आप जर्मनी सीखिए, स्पेनिश सीखिए, जापानीज सीखिए, जहाँ से जो डेनमार्क का को सीखिए, इंग्लिश सीखिए, बहुत तरह की फॉरेन लैंग्वेज सीख करके, और जो अपनी लोकल चीज़ें हैं उनको उसमें ट्रांसलेट करके और एज ए गाइड भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और इन चीज़ों को आप एआई से, मशीन लर्निंग से जोड़ करके किस तरह से काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो है कोचिंग ही करें, ट्यूशन ही पढ़ाएं, बहुत सारे तरीके कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब है, लेकिन जॉब की जो डायनामिक्स है वो डिवाइडेड बदल रही है। अब हम कहें कि जैसे 10 बजे से और 5 बजे तक का जॉब ही हमें मिले, सरकारी जो व्हाइट कलर जॉब मिले वही मिलेगा, वही जरूरी नहीं है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, तभी जा करके हम सफल हो पाएंगे और बहुत स्ट्रांग हो पाएंगे। निराशा जरूर आती है ज़िंदगी में, लेकिन निराश होकर के कोई गलत कदम नहीं उठानी चाहिए, बल्कि अपने आप को इवैल्यूएट करिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्या चीज़ ठीक कर सकता हूँ, और फिर नए मार्ग की तरफ सोचिए कि नया मार्ग क्या हो सकता है। देखिए, बहुत बढ़िया सर ने एक आइडिया यहाँ पर दे दिया है। एक बड़ा अच्छा एक रोज़गार का एक प्रोफेशन की सर ने बात करी कि एज ए गाइड आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। उत्तराखंड जो है वो टूरिज्म में काम कर रहा है और अभी उत्तराखंड में अच्छे गाइडों की कमी है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग कंट्री से लोग उत्तराखंड आना पसंद कर रहे हैं, भारत आना पसंद कर रहे हैं। तो अगर अच्छे गाइड्स मिलेंगे जिनको अच्छी फॉरेन लैंग्वेज का ज्ञान होगा, तो वो अपना करियर बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। तो सर एक ये नई सोच इस पॉडकास्ट से हमारे व्यूअर्स के पास जाएगी कि वो एक ये ऑप्शन भी है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, पलायन के कई कारण गिनाए जाते हैं, मैं देखता हूँ मीडिया में भी, और उसमें सबसे बड़ा कारण ये कहते हैं कि खेती इसलिए नष्ट हो रही है, बंदर आ गए, सुअर आ गए, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा सभी लोगों से यहाँ पर कि देखिए, हमने जो जानवर, जंगली जानवर थे, उनके शेल्टर छीन लिए, उनका खाना पानी दाना छीन लिया, तो वो हमारा खाना छीनने के लिए, हमारा पानी, हमारा शेल्टर छीनने के लिए शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो हम सामाजिक तौर पर कुछ ऐसा करें, सभी लोग मिल करके, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, हम भी कोशिश कर रहे हैं, मेरी वाइफ भी एजुकेशन में, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ कर पाएँ कि हम जानवरों के लिए कुछ फलदार वृक्ष लगाएं जंगलों में ही, जिसको वो खा करके वहीं रहें और वो शहरों की तरफ ना आए और हमारी खेती बाड़ी को नुकसान ना पहुंचाएं। तो मेरा निवेदन है कि जंगलों में भी उनके लिए कुछ फल, जो जंगली फल होते हैं, वो उगाने की कोशिश करेंगे, तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखिए सर, इस पॉडकास्ट के जरिए एक बड़ी समस्या का एक बड़ा अच्छा समाधान वीरेंद्र सर ने हमें दे दिया है। हम आज तक यही सोचते रहे कि जंगली जानवर शहरों की तरफ क्यों आ रहे हैं। तो एक ये नई सोच सर ने दी कि अगर जानवरों के लिए पर्याप्त भोजन जंगलों में ही हो जाएगा तो वो शहरों की तरफ क्यों आएंगे। और दूसरी बात जो बहुत सोचने वाली है कि हमने उनसे उनका शेल्टर छीना, उनका खाना छीना, क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है कि अब हम उनके लिए कुछ करें। सर ये बहुत अच्छी सोच है। मुझे ये चीज़ आज पता चली कि अगर हम इस डायरेक्शन में काम करना शुरू करें तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी हमारे लिए भी और उनके लिए भी। तो देखिए एक छोटे से पॉडकास्ट से क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्या क्या समस्याओं का समाधान आ रहा है। और सर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम इन सब चीज़ों पे बात
कर पा रहे हैं। सर ये सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट मतलब आया कैसे? सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही बड़ा मुश्किल है, और प्रॉब्लम्स को तो सभी आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन आपके माइंड में किस तरीके से आए, आपने इनके लिए कैसे सोचा, किस तरीके से, थोड़ा सा बताएं जिससे कि हमारे व्यूअर भी आपसे जुड़ पाएं। जो मुहिम आपने छेड़ी है, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप तक पहुँचे, और मैं चाहूँगा कि हमारे पॉडकास्ट के थ्रू ये जो आपके आइडियाज़ हैं ये सरकार तक भी पहुँचे, क्योंकि बहुत ही सिंपल सोल्यूशन आपने बता दिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल खर्चा भी नहीं है और इसको किया जा सकता है। जी। तो सर कैसे मतलब आप इस आई और आपकी जो मुहिम है, हम जैसे लोग या हमारी जनता अगर आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरीके से हम इसको एक बड़ी मुहिम बना सकते हैं, सर मैं जानना चाहूँगा। देखिए, हमारे पास बहुत बड़ी यूथ फोर्स है। युवाओं का बहुत बड़ा पोटेंशियल हमारे भारत में है इस समय, और इसकी शक्ति हम देख चुके हैं, विश्व भी लोहा मान रहा है। लेकिन यह है कि हम समस्याओं से घिरे हैं और उनमें पजल्ड होकर के हम क्या कर सकते हैं, हताशा में ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो हमें सॉल्यूशन, मैंने कहा ना, जब भी कोई समस्या आती है उसका सॉल्यूशन भी वही होता है। तो सॉल्यूशन पे विचार करें कि क्या सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। देखिए, हमारा जो भारत का समाज था, शुरू में वो हम ग्राम समाजवाद की बात करते हैं। एक बार्टर सिस्टम होता था कि मैं अनाज उगाता हूँ तो जो लोहा मेरे को जो है इम्प्लीमेंट बना के देता है, कृषि के औजार बना के देता था, मैं उसको अनाज दे देता था। जो ज्योतिष मेरे यहाँ पूजा करने आता था, अच्छा धन धान्य हो, उसको मैं दे देता था। या मेरे जूते बनाने के लिए जो आता था तो मैं उसको धान दे देता था, गेहूं दे देता था, राशन दे देता था। तो हर कोई अपना काम बार्टर सिस्टम से कर रहा था। आज भी हमें इन चीज़ों को करना है। ऐसा नहीं कि हम मोबाइल में लगे रहें, अपने में मस्त रहें, अपनी दुनिया में मस्त रहें। हम अपना खान पान भी खो चुके हैं, और हम जो खान पान का ट्रेडिशन है वो भी बड़ा गड़बड़ हो गया हमारा, इसलिए हमारी बीमारी समस्याएं आ रही हैं। तो हम एक दूसरे से सीखें तो हम उस वाले समाजवाद को फिर से जिंदा कर सकते हैं। हम ग्राम लेवल पर जो महिलाएं हैं, महिला मंगल दल हैं, स्वयं समूह जो हैं कई हैं, युवा मंगल दल हैं और ग्राम सभाएं हैं, ये मिल करके काम कर सकते हैं इस दिशा में। हम अपना सोलर एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं, हम अपना छोटा पॉन्ड भी बना सकते हैं, जानवरों के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी खेती भी फिर से वापस आएगी, नए काम भी होंगे। कुछ लोग उसकी मार्केटिंग करें, कुछ लोग ग्राउंड वर्क करें। तो ऐसा एक मॉडल यहाँ पर जनरेट होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि किस तरह से पहाड़ों का भला हो। यह है कि स्कूलिंग में मैंने सोच लिया था कि मुझे पहाड़ में ही नौकरी करनी है, चाहे बड़ी नौकरी मिल जाए, मैं बाहर नहीं करूँगा, मैं पहाड़ की। और मुझको लकीली मैं ब्लेस्ड हूँ इस बारे में कि मुझे अधिकतम समय 30 साल का लगभग वर्ष मैंने काम किया। मुझे उत्तराखंड में ही सेवा करने का मौका मिला, यहीं पढ़ने का मौका मिला, और मैंने तमाम विषयों पर अध्ययन करने की कोशिश भी की और उनका क्या सॉल्यूशन है उसको निकालने की कोशिश भी की। तो अभी मैं नौकरी में हूँ, मैं चाहूँगा कि नौकरी के साथ साथ ये भी करता रहूँ और करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि यूथ भी इस दिशा में आगे आए। सर मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई मॉडल है कि जिस तरीके से हम अपने पलायन को रोक सकते हैं, तो हम अपने पॉडकास्ट के ज़रिए आपकी आवाज़ आगे तक लेके जाएंगे, जहाँ पर आपसे यूथ जुड़े, हमारी सरकार जुड़े। और मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा मॉडल है, आप उसको तैयार करें, विकसित करें, और हम उसको आगे तक लेके जाने की एक मुहिम हम भी करेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो मजबूत बने, और हमारा जो युवा है वो इधर उधर ना भागे, और वो सक्षम है, हमारा स्टेट सक्षम है, हमारे शहर गांव सक्षम है। तो अगर उसको हम फिर से वो जान दे सके, तो सर मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसा वर्किंग मॉडल तैयार करें, या अगर आपके पास हैं तो हम आगे तक इसको लेके जाएंगे, और अपने स्टेट उत्तराखंड के लिए हम ज़रूर करेंगे सर, हम मजबूत बनाएंगे अपने स्टेट को। हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा केवल कि हमें केवल कंज्यूमर नहीं बनना है,
परिवार में भी हमें कुछ कंट्रीब्यूटर भी बनना है। जब हर हाथ कंट्रीब्यूट करेगा तो हमारे समाज की भी प्रगति होगी, देश की भी प्रगति होगी, देश और मजबूत होगा। हम जब कोई समस्या आती है तो जनरली क्या होता है, हम ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, मेरा काम नहीं था, ये सरकार का काम था, ये उसका काम था, ये उसका काम था। लेकिन क्या होता है कि हम शॉर्टकट मार्ग अपनाने में खुद गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो शॉर्टकट मार्ग नहीं अपनाना है, आपने कुछ ना कुछ कार्य करते रहना है। बड़े बड़े कार्य होते हैं, अगर आप धीरे धीरे कार्य करेंगे, कभी कभी ये होता है कि रिजल्ट एकदम नहीं मिलता। और ये कैश क्रॉप तो है नहीं कि आज आपने काम किया और आपको शाम को 500 रुपये मिल गए। कई बार ऐसा होता है कि आप 2-4 दिन वक्त वेट करें, 1 महीना वेट करें, तो आपको उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है। तो रिटर्न धीरे धीरे भी आता है कई बार। तो ऐसा नहीं है कि आप क्विक रिटर्न के कारण आप उसको त्याग दें, त्यागे नहीं। पहले आप ठोस एक रणनीति बनाएंगे, उसके बाद कोई कार्य करें तो आपको वो रिजल्ट देगा ही देगा। वंडरफुल सर। अगर युवा को आपसे जुड़ना है, क्योंकि जो आपके विचार हैं, मैं चाहता हूं कि युवा शक्ति आपसे जुड़े और जो आपकी सोच है वो प्रैक्टिकल उस पर भी आए, तो वो कैसे जुड़ सकता है आपसे? आपके चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। बहुत मेरा मोबाइल नंबर भी है, ठीक है, उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप इसमें दे सकते हैं मोबाइल नंबर मेरा, ठीक है। और मेल एड्रेस है, मेरा नाम है vknaudial.70, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, और @gmail.com से भी जुड़ सकते हैं। तो इस माध्यम से अगर आप मेरे से जुड़ेंगे और हम साथ मिलकर काम करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मुझे भी लगेगा मैं यूथ के साथ अभी कार्य करके यंग ही हूँ। हालांकि मैं उम्र के उस पड़ाव पे हूँ कि मैं रिटायरमेंट वाली एज पे हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगेगा मैं यूथ के साथ हूँ और मुझे अच्छा लगेगा मैं अगर कुछ कंट्रीब्यूट करता हूँ। सर, काफ़ी सारे संगठन हैं जो कर रहे हैं काम, लेकिन उनके पास सही डायरेक्शन नहीं है। तो अगर वो आपसे मिलना चाहें तो आपका फ़ोन नंबर तो हम डिस्क्रिप्शन में देंगे ही देंगे। और मैं चाहूँगा ऐसे संगठन जो पलायन में काम कर रहे हैं, जो उत्तराखंड को और मजबूत बनाने में काम कर रहे हैं, वो वीरेंद्र सर से ज़रूर मिलें। और एक सर लास्ट संदेश मैं चाहूँगा कि आप युवा को अगर सही, जैसे आप फोकस्ड थे, आपको पता है क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, अगर वो एक सफलता का मंत्र आप युवाओं को देना चाहेंगे तो वो क्या है सर? सफलता का यही एक मंत्र होगा कि क्या होता है कि मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ, मुझे लगता है मुझे राजनीति में जाना चाहिए, देशभक्ति ज़्यादा अच्छी होगी, या फौज में जाना चाहिए, देशभक्ति अच्छी होगी। ऐसा नहीं है। देश में हर रिक्शे चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, कोई काम करने वाला, हर कोई देश की सेवा कर रहा है। तो आप अपने काम को कितनी अच्छी तरह से करेंगे, वो एक देश सेवा ही है। आप ये मत सोचिए कि मैं छोटा काम कर रहा हूँ या बड़ा काम कर रहा हूँ। हर कार्य देश से जुड़ा हुआ है, देश सेवा में। मान लीजिए सारे डॉक्टर बन जाएं तो मरीज कौन होगा? सारे इंजीनियर बन जाएं तो कंज्यूमर कौन होंगे? सारे बिजनेसमैन बन जाएंगे तो कंज्यूमर कौन होंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब नेता बन जाएंगे, सभी लोग लॉयर बन जाएंगे, सभी लोग जज बन जाएंगे, सभी डीएम बन जाएंगे, तो दूसरे काम कौन करेगा? तो हर कोई, देखो मकान जो बनता है वो ईंट भी है, सीमेंट भी है, रेत भी है, सरिया भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लकड़ी भी है। तो हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो ये जो हम डाइवर्सिटी देखते हैं वो हमारे वैरायटी ऑफ वर्क में भी डाइवर्सिटी है। तो हर कार्य देश सेवा से जुड़ा है। पहली बात तो ये सोच लीजिए, आपका जो स्किल है उसको पहचानिए और उस स्किल के अकॉर्डिंग आप कंट्रीब्यूट करना शुरू करिए। अभी मुझे याद है KVONG से में 5th क्लास में एक बच्चा था, तो बहुत अच्छे जो है वो मिट्टी के टॉय बनाता है। तो मुझे NCERT जाना था, तो मैंने उससे संपर्क किया। मैंने कहा बेटा मेरे 3 कार्टून कंपोनेंट्स हैं, मैं तुमको ड्राइंग भेजता हूँ, तो क्या आप बना सकते हैं? उनको मैं NCERT में भेंट करना चाहता हूँ आपके नाम से। तो उस बच्चे ने बनाया और उसने ये भी नहीं किया कि सर मुझे कुछ पैसा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मैंने फिर भी उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में छोटी मोटी रकम दी और फिर मैंने उसको प्रेजेंट किया। तो वहाँ भी उन्होंने सराहा। मैंने कहा 5th क्लास के बच्चे ने बनाया, देखो। तो आगे चल करके वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है।
स्कल्पचर में मास्टर बन सकता है, मास्टरपीस बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं कि जो छोटे ही क्लास से बहुत अच्छा हुनर रखते हैं। तो उनको उभारने की ज़रूरत है, हम लोगों को एक करने की ज़रूरत है। नई शिक्षा नीति इसी तरफ है, स्किल डेवलपमेंट की तरफ है। पूरी पढ़ाई ना करें, कोई स्किल अपना पहचानें और उसको डेवलप करें, उसी से अपनी आजीविका को जोड़ें और आजीविका को जोड़ते हुए आगे बढ़ें, दूसरे लोगों को भी जोड़ें। ये भी एक देशभक्ति है। बहुत अच्छा मैसेज वीरेंद्र सर ने दिया कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने देश को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अपना काम अच्छे से करें, और जब आप अपना काम अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो वही एक देश सेवा है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और यही सफलता की कुंजी भी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में आए। मैं चाहूँगा कि आप फिर से यहाँ पर आएँ, और जो हमारा सेकंड पॉडकास्ट होगा, आप उसमें हमें और चीज़ों के बारे में बताएंगे। जैसे आज आपने हमें बताया कि हम अपने स्टेट को किस तरीके से मजबूत बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का क्या महत्व होता है, पेरेंटिंग के बारे में भी आपसे जानने को मिला। और मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से आप लोगों तक पहुँचें और आपकी आवाज़, आपकी सोच हर एक युवा तक पहुँचे, जिससे कि उनको फ़ायदा हो सके। सर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद। धन्यवाद।